तो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर हमें किन यून सेक्ट की पास्ट हिस्ट्री दिखाई जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि युयिलान समान शमन ट्राइब के हेवनली फायर के सिगरेट को जानना चाहता था, लेकिन अब उसे जाने का कोई भी क्लू नहीं बचता था। तो दूसरी तरफ सियाओ फैन टाउटी को घोस्ट किंग को दे देता है। इसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें मास्टर शुई युई को दिखाया जाता है, जो बताती है कि करीब 100 साल पहले ईविल सेक्ट का आतंक पूरे चरम पर था और उस समय ईविल सेक्ट लगातार पावरफुल होता जा रहा था और गुड फैक्शन की ताकत कमजोर पड़ रही थी। और इसी घमंड में ईविल सेक्ट ने गुड फैक्शन को एक ही बार में कुचल दिया था और किन यून सेक्ट पर भी अटैक कर दिया था। इसके बाद एक भयानक बैटल शुरू हुई थी, जिसमें किन यून सेक्ट के सीनियर्स और एंसेस्टर्स ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी और किन यून सेक्ट के नीचे झूसियान एंशिएंट सोर्ड को एक्टिवेट करके झूसियान सोर्ड फॉर्मेशन तैयार किया गया था और आखिरकार इसी फॉर्मेशन की मदद से हारती हुई बैटल को जीत में बदल दिया गया था। लेकिन ये सुनकर लू सुइकी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है, क्योंकि सिर्फ इस भयानक बैटल की कल्पना से ही वो उस समय की क्रूअल फाइट को महसूस कर सकती थी। और मास्टर शुई युई आगे बताती है कि इस बैटल में ईविल सेक्ट को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन किन यून सेक्ट ने भी अपने कई पावरफुल एल्डर्स को खो दिया था और कई घायल हुए थे, जिसकी वजह से किसी में भी बचे हुए दुश्मनों का पीछा करने की स्ट्रेंथ नहीं बची थी। और तभी एक सीनियर ब्रदर आगे आया और उसने खुद बचे हुए ईविल डूअर्स का पीछा करके उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी उठाई थी, जो सुनकर लू सुइकी तुरंत समझ जाती है कि वो वान जियाने टीचर अंकल ही थे। तो वही मास्टर शुई युई धीरे से आंखें बंद करके कहती है कि हाँ, वे वही थे और उस समय वान जियाने ने काउंटलेस एनिमीज को मार दिया था और उसके सफेद कपड़े खून से लाल हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो सभी टीचर्स के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से खड़ा था और उसकी कुछ ही बातों ने हम जैसे यंग जूनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स के अंदर भी राइचस एंगर जगा दिया था। और इसके बाद डाओ सुवान सीनियर ब्रदर को किन यून सेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए पीछे छोड़कर में सुरु जूनियर सिस्टर, तियान भुई और बाकी ब्रांच लीडर्स वान जियाने के साथ वाइल्ड लैंड्स की तरफ निकल पड़े थे और रास्ता खून और तलवारों से भरा था, लेकिन किसी ने भी डरकर पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा था। और कुछ देर बाद मास्टर शुई युई पुरानी यादों से बाहर आकर कहती है कि उस समय हम सभी बचे हुए ईविल सेक्ट के लोगों को भारी नुकसान पहुंचाकर किन यून सेक्ट लौटे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसी दौरान हम अपने सेक्ट के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक में फंस चुके थे। किन यून सेक्ट लौटने के बाद सुरु जूनियर सिस्टर और तियान भुई के बीच फीलिंग्स पैदा हो गई थी और मुझे तियान भुई पसंद नहीं था। इसलिए एक रात जब दोनों ग्रैंड मास्टर जेनयू ग्रेट मास्टर से छिपकर बाहर निकल गए थे, तो मैं उनके पीछे चली गई थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर दोनों पकड़े गए तो सुरु जूनियर सिस्टर को सजा मिल सकती है। जो सुनकर लू सुइकी हैरान होने के साथ हल्की मुस्कुराने लगती है, लेकिन अपनी टीचर के सामने कुछ नहीं कहती है। तो वही मास्टर शुई युई आगे बताती है कि वे दोनों लोगों से बचते हुए टोंग तियान पीक के रियर माउंटेन तक पहुंच गए थे और ठीक फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल के पास। जो सुनकर लू सुइकी के मन में तियान भुई का चेहरा घूम जाता है और उसे एहसास होता है कि किसी पर्सन को उसके पुराने रूप से जज करना आसान नहीं है। तो वही मास्टर शुई युई आगे बताती है कि जब मैंने दोनों को वहां देखा तो गुस्से में उन पे चिल्लाने लगी थी, लेकिन तभी फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर से एक अजीब चीख सुनाई दी और वो आवाज किसी घायल बीस्ट की तरह थी और उसमें इतना दर्द था कि वो इंसान की आवाज तक नहीं लग रही थी। जो सुनकर हम तीनों तुरंत पास की शैडोज में छिप गए थे, लेकिन तभी हॉल से एक ह्यूमन फिगर लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी मैडमैन की तरह चिल्ला रहा था और हम तीनों उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने वाले ही थे कि तभी हॉल से दो फिगर्स बाहर निकले और उस मैडमैन के सामने घुटनों के बल बैठ गए और चांद की रोशनी में उन्हें पहचानते ही हम तीनों के होश उड़ गए थे, क्योंकि वे डाओ सुवान सीनियर ब्रदर और वान जियानई सीनियर ब्रदर थे। जो सुनकर लू सुइकी हैरान होकर पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर मास्टर शुई युई बताती है कि हम भी उतने ही शॉक्ड थे, क्योंकि डाओ सुवान और वान जियानई उस मैडमैन की टांगों को पकड़े हुए रो रहे थे और बार बार उसे टीचर कहकर पुकार रहे थे। और तभी हमें पता चला था कि वो मैडमैन कोई और नहीं बल्कि किन यून सेक्ट का सेक्ट लीडर और उन दोनों के टीचर तियान चैंगजी टीचर अंकल थे। लेकिन तियान चैंगजी उस समय अपनी यूजुअल डिग्निटी में नहीं थे और वे कुछ बड़बड़ा रहे थे, जैसे किसी चीज को कोस रहे थे। तो वही डाओ सुवान और वान जियानई रोते हुए उन्हें बार बार कह रहे थे कि टीचर प्लीज वेक अप, लेकिन तियान चैंगजी जैसे कुछ भी सुन नहीं पा रहे थे। और तभी अचानक उनकी आंखों में फियर्स ग्लिंट्स चमकी और उन्होंने दोनों डिसाइपल्स पर फेटल अटैक कर दिया था। जो सुनकर लू सुइकी की बॉडी कांप जाती है। तो वही मास्टर शुई युई बताती है कि तियान चैंगजी के अटैक से दोनों की जान जाने वाली थी, लेकिन तभी डाओ सुवान ने तियान चैंगजी की टांगों को पकड़े हुए अपनी बॉडी घुमाई और उनके पीछे पहुंचकर दोनों आर्म्स को लॉक कर दिया था। लेकिन तियान चैंगजी इंसैनिटी में होने के बावजूद अपनी पावर नहीं भूले थे और उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ से किक मारी और वान जियानई लगभग 2 जांग दूर जा गिरा था, जिसकी वजह से उसके मुंह से तुरंत खून निकलने लगा था और अब सिचुएशन तेजी से बदल रही थी और हम तीनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी डाओ सुवान सीनियर ब्रदर ने चिल्लाकर कहा था कि वन जूनियर ब्रदर, तुम अभी तक रिटेलिएटिंग क्यों नहीं कर रहे हो। जो सुनकर वान जियानई की पूरी बॉडी कांपने लगी थी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी अपने टीचर पर थीं और तियान चैंगजी बेहद पावरफुल थे
और डाओ सुवान उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और उसकी स्ट्रेंथ तेजी से खत्म हो रही थी। लेकिन तभी अचानक एक व्हाइट फिगर बिजली की तरह आगे बढ़ा और वो वान जियान ही था और अगले ही पल उसने अपनी सोर्ड को तियान चैंगजी की चेस्ट में घोंप दिया था। तो वही इसके बाद वहां डेथ लाइक सन्नाटा छा गया था। तो वही ये सुनकर लू सुइकी का चेहरा पीला पड़ जाता है और काफी देर बाद वो कहती है कि सेक्ट के रिकॉर्ड्स के अनुसार तियान चैंगजी ग्रैंड टीचर अंकल की करीब 200 साल पहले फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल के सामने सीटेड पोज में मृत्यु हुई थी और उन्होंने अपना पोजीशन डाओ सुवान टीचर अंकल को सौंप दिया था। जो कहते हुए मास्टर शुई युई दुखी होकर बताती है कि असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि अपने डाओ सुवान सीनियर ब्रदर्स को अपने ही टीचर की हत्या करते देखकर मैं सुरु जूनियर सिस्टर और तियान भुई पूरी तरह टूट गए थे और सुरु जूनियर सिस्टर से गलती से हल्की सी आवाज निकल गई थी। लेकिन शायद डाओ सुवान और वान जियानाई खुद भी उस समय इतने डिस्टर्ब्ड थे कि उन्होंने हमें नोटिस ही नहीं किया था। इसके बाद दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर तियान चैंगजी की बॉडी के सामने घुटनों के बल बैठ गए थे। उनकी बातचीत से साफ पता चल रहा था कि इस ट्रैजिक घटना की असली वजह जुसियान एंशिएंट सोर्ड थी और किन ये फाउंडर के इस सुप्रीम डिवाइन वेपन में एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा था। दरअसल ये सोर्ड इविल को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती थी, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल होने के कारण इसके अंदर एक इविल स्पिरिट पैदा हो चुकी थी और जब कोई पर्सन इसकी पूरी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता तो ये इविल स्पिरिट उसके माइंड पर अटैक करके धीरे धीरे उसे अपने कंट्रोल में ले लेती थी और इसके बाद वो पर्सन क्रूअल और ब्लड थर्स्टी बन जाता था और उसकी कल्टीवेशन कितनी भी हाई क्यों ना हो, वो इसके बैकलैश से बच नहीं सकता था। तो वही किन यू फाउंडर की आखिरी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार किन यून सेक्ट के हर सेक्ट लीडर को इस सीक्रेट का पता था और इसी वजह से वे जू सियान एंशिएंट सोर्ड का इस्तेमाल करने से बचते थे। लेकिन गुड एंड इविल सेक्ट की ग्रेट बैटल में तियान चैंगजी को जू सियान सोर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उन्होंने बाद में सोर्ड को सील कर दिया था और अपना ध्यान कल्टीवेशन पे लगा दिया। लेकिन तब तक इविल स्पिरिट उनके अंदर अपना असर छोड़ चुकी थी और जब तियान चैंगजी क्लियर माइंडेड थे तब उन्होंने यह सीक्रेट अपने दोनों फेवरेट डिसाइपल्स डाओ सुवान और वान जियानाई को बताया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे सीक्रेट सिर्फ एक डिसाइपल को बताते हैं तो फ्यूचर में उसकी पावर को अकेले रोकना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने दोनों को यह जिम्मेदारी दी थी। जो सुनकर लू सुइकी का हार्ट तेजी से धड़कने लगता है और वह पूछती है कि क्या अब डाओ सुवान सेक्ट लीडर टीचर अंकल के साथ भी यही हुआ है, जिस पर मास्टर शुई युई लंबी सांस लेकर सिर हिला देती है और वो बताती है कि पिछले 10 सालों में डाओ सुवान सीनियर ब्रदर ने जू सियान एंशिएंट सोर्ड का 2 बार इस्तेमाल किया है और डीमन बीस्ट कैटास्ट्रोफी के दौरान उसने किन यून सेक्ट के 7 माउंटेन समिट्स के सेलेस्टियल सील्स तक खोल दिए थे, जिससे जू सियान सोर्ड फॉर्मेशन की पावर लिमिट तक पहुंच गई थी। इसलिए उसके ऊपर इविल स्पिरिट का बैकलैश कितना भयानक होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और मैंने इस बात के बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन 10 साल पहले सोर्ड इस्तेमाल करने के बाद डाओ सुवान पर कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए मुझे लगा था कि शायद वो इस कैलामिटी से बच जाएगा। लेकिन अब वो सिर्फ इतना कहती है कि शायद यही हेवेंस विल थी। जो सुनकर लू सुइकी पूछती है कि टीचर आप मुझे इतना बड़ा सीक्रेट क्यों बता रही हैं, जिस पर मास्टर शुई युई सीरियस होकर कहती है कि यह सीक्रेट नॉर्मली सिर्फ किन यून सेक्ट लीडर को पता होता है, लेकिन मैंने सियाव यिकाई को ऑब्जर्व करके समझ लिया है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वहीं तियान भुई और डाओ सुवान सीनियर ब्रदर दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और सुरु जूनियर सिस्टर भी इस समय शायद पूरी तरह हेल्पलेस है। इसलिए अब कोई फैसला लेना पड़ा तो मुझे खुद लेना होगा। इसके बाद वो लुसुइकी को बताती है कि मुझे किन यून सेक्ट में ही रहना होगा ताकि अगर वे दोनों वापस आए तो मैं सिचुएशन को कंट्रोल कर सकूं, लेकिन किसी को माउंटेन से नीचे भेजकर दोनों को सर्च करना भी जरूरी है और मेरे डिसाइपल्स में तुम जितनी स्टेडफास्ट और पावरफुल कोई नहीं है, इसलिए यह हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हें ही निभानी होगी। जो सुनकर लुसुइकी अपनी टीचर के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि मैं टीचर का ऑर्डर जरूर मानूंगी। लेकिन तभी वो कहती है अगर आपको सिर्फ दोनों एल्डर्स को ढूंढना था तो आपने मुझे इतना बड़ा सीक्रेट क्यों बताया, जिस पर मास्टर शुई युई का चेहरा और भी पेल हो जाता है। और कुछ देर बाद वो बताती है कि तियान भुई खुद डाओ सुवान सीनियर टीचर से मिलने गया था, जिसका मतलब है कि उसे जू सियान एंशिएंट सोर्ड के सीक्रेट और डाओ सुवान पर पड़े डीमन स्पिरिट के असर का पता चल चुका था। इसलिए दोनों के बीच एक बड़ी फाइट हुई थी और तभी मास्टर शुई युई अपनी मुट्ठी कसते हुए लुसुइकी से कहती है कि माउंटेन से नीचे जाने के बाद तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर दोनों को ढूंढना, लेकिन अगर तुम्हें पता चलता है कि दोनों के बीच सच में फाइट हुई थी तो तुम्हें एक मौका ढूंढना होगा और उस पर्सन को जिसके ऊपर डीमन स्पिरिट का कंट्रोल हो चुका है उसे एक ही सोर्ड अटैक में किल करना होगा। जो सुनकर लुसुइकी का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस अपना सिर नीचे झुका देती है, जिसकी वजह से काफी देर तक उस छोटे से हाउस में डेथ लाइक सन्नाटा छाया रहता है। और फिर लुसुइकी धीरे से कहती है कि ठीक है। तो वही फॉक्स मैजेस्टिक माउंटेन में गोस्ट किंग सेक्ट का हेडक्वार्टर्स था और सियाओ फैन वहां
वापस लौटते समय पूरी तरह कंफ्यूज था, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार वही मिस्टीरियस लेडी दिखाई दे रही थी। हालांकि वो समझता था कि शायद ये सिर्फ एक इल्यूजन है। और कुछ देर बाद वो अपने स्टोन रूम में पहुंचता है, जहां गोस्ट किंग के साथ हुई फाइट की वजह से सब कुछ बिखरा पड़ा था, जिसकी वजह से वो टूटी हुई टेबल के पास बची चेयर पर बैठ जाता है और लिटिल मंकी भी उसके शोल्डर पर आकर चुपचाप बैठ जाता है। और शायद वो अभी भी ताउटी को लेकर वरीड था। और काफी देर बाद सियाओ फैन उसे अपने सामने खींचकर पूछता है कि लिटिल मंकी, अब मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर लिटिल मंकी कोई जवाब नहीं देता और बस उसे देखता रहता है। जो देखकर सियाओ फैन धीरे से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रास्ता आखिर आगे कैसे चलेगा। तो दूसरी तरफ फॉक्स मैजेस्टिक माउंटेन के सबसे मिस्टीरियस हिस्से में एक ब्लड पूल मौजूद था, जहां हवा में खून की तेज बदबू फैली हुई थी। और इसके अंदर क्वीन यू और येलो बर्ड काफी समय पहले ही लाइफ खो चुके थे, और उनके साथ ताउटी और एक बीस्ट भी फंसा हुआ था, जिसका सिर लेजेंड के ड्रैगन्स जैसा था और जिसका आकार क्वीन यू से भी बड़ा था। और ये लेजेंडरी डेविल बीस्ट जूलोंग था। तो वही ताउटी अभी नया पकड़ा गया था, इसलिए वो पूरी स्ट्रेंथ से स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन ब्लड पूल की मिस्टीरियस एनर्जी उसे भी बाहर नहीं निकलने दे रही थी। और इसके ऊपर करीब 5 जांग की ऊंचाई पर एक एंशिएंट कॉलड्रोन फ्लोटिंग था, और उसके 4 प्रिमिटिव लेग्स से पर्पल रेड लाइट निकल रही थी, जो चारों बीस्ट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचकर कॉलड्रोन के अंदर पहुंचा रही थी। और जैसे जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, कॉलड्रोन का पुराना रफ रूप बदलता जा रहा था, और वो जेड जैसा ट्रांसल्यूसेंट दिखाई देने लगा था, जैसे कोई सेलेस्टियल होली ऑब्जेक्ट हो। लेकिन उसके ऊपर बना मिस्टीरियस डायग्राम इसके पीछे छिपे खतरे को दिखा रहा था। और डायग्राम में 4 स्ट्रेंज बीस्ट्स कभी साफ दिखाई देते और कभी अंधेरे में छिप जाते, जबकि ऊपर बना हिडियस डेटी फेस खून की तरह लाल था और ऐसा लग रहा था जैसे वो लगातार एनर्जी पी रहा हो। तो वही ब्लड पूल से दूर एक हाई प्लेटफॉर्म पे गोस्ट किंग और मिस्टर गोस्ट खड़े थे, और मिस्टर गोस्ट धीमी आवाज में बताता है कि कॉलड्रोन के इंस्क्रिप्शन में मौजूद सीक्रेट के मुताबिक 4 स्पिरिचुअल बीइंग्स के इकट्ठा होने से केओस की शुरुआत होती है भी, और अब 4 डिविनिटीज ब्लड फॉर्मेशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ 49 डेज तक इंतजार करना है। इसके बाद कॉलड्रोन इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा कि केओस की पावर से हेवन और अर्थ को डिवाइड करके फिर से असुरा डोर खोला जा सकेगा, और तब गोस्ट किंग को सुप्रीम पावर हासिल हो जाएगी और उसका कोई राइवल नहीं बचेगा। जो सुनकर गोस्ट किंग की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है और वो जोर से हंसने लगता है। लेकिन अचानक उसकी हंसी रुक जाती है और उसका चेहरा पेल पड़ जाता है, और वो अपने हार्ट को दबाता है, और अगले ही पल गोल्डन लाइट उसके चेहरे पर चमकती है और वो फिर नॉर्मल हो जाता है। जो देखकर मिस्टर गोस्ट पूछता है कि आपने किससे फाइट की थी, क्योंकि आपके ओपोनेंट की पावर काफी हाई लग रही है। जिस पर गोस्ट किंग कोल्ड वॉइस में बताता है कि ग्रेट ब्राह्मण विजडम और ताईजी सुवान किन वे जैसी स्किल्स सच में एक्सेप्शनल है, और उनकी शार्पनेस ईविल सेक्ट की स्किल्स जितनी इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन उनका डिलेड इफेक्ट बहुत डेंजरस है। जो सुनकर मिस्टर गोस्ट समझ जाता है कि शायद वो उसी पर्सन से लड़ा था, और वो पूछता है कि कहीं ये फाइट ताउटी की वजह से तो नहीं हुई थी। जिस पर गोस्ट किंग जवाब नहीं देता और सिर्फ इतना कहता है कि उस पर्सन की एडवांसमेंट की स्पीड मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है, और फ्यूचर में वही मेरे डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। जो सुनकर मिस्टर गोस्ट कहता है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट 4 डिविनिटीज ब्लड फॉर्मेशन है, बाकी प्रॉब्लम्स को पीछे रखना चाहिए। जिस पर गोस्ट किंग सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन मिस्टर गोस्ट उसे वार्निंग देता है कि सियाओ फैन की करंट स्किल्स अब अनफैथमेबल लेवल पर पहुंच चुकी है, और जैसे जैसे फॉर्मेशन मजबूत होगा तो ब्लड की स्मेल छिपाना मुश्किल होगा। लेकिन सियाओ फैन के यहाँ रहने से कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसलिए किसी बहाने से उसे बाहर भेज देना चाहिए। जो सुनकर गोस्ट किंग वहां से चला जाता है, और उसके जाने के बाद मिस्टर गोस्ट ब्लड पूल की तरफ देखता है, जहां ताउटी अब स्ट्रगल करते करते कमजोर पड़ चुका था और मुश्किल से सांस ले रहा था। जो देखकर मिस्टर गोस्ट कोल्ड लाफ करता है और धीरे से कहता है कि असुरा डोर। तो वही इसी बीच सियाओ फैन के स्टोन रूम के बाहर एक मैसेंजर आता है और उसे बताता है कि गोस्ट किंग ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन रूम के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता, और अंदर झांकने पर उसे सिर्फ बिखरा सामान दिखाई देता है, और सियाओ फैन लिटिल मंकी वहां नहीं थे। तो दूसरी तरफ सियाओ फैन पहले ही लॉन्ग टनल से गोस्ट किंग के रेजिडेंस की तरफ जा रहा था, और चलते हुए वो खुद से कहता है कि वो यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकता, उसे बियाओ को बचाने का रास्ता जरूर खोजना होगा, और जब वो बियाओ को ठीक कर देगा तब वो गोस्ट किंग से लिटिल मंकी के फ्रेंड को वापस मांगेगा। जो सुनकर लिटिल मंकी की आंखों में उम्मीद दिखाई देती है, और वो जी जी की आवाज करता है। तो वही सियाओ फैन हल्का सा मुस्कुराता है और आखिर गोस्ट किंग के रूम के सामने पहुंच जाता है। तो वही दरवाजा खुलता है और दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जहां पर गोस्ट किंग कहता है कि तुम आ गए। जिस पर सियाओ फैन सिर हिलाकर जवाब देता है और फिर कहता है कि उसने ताउटी वापस ला दिया है, और अगर अब कोई दूसरा काम नहीं है तो मैं बाहर जाकर बियाओ को बचाने का रास्ता खोजना चाहता हूँ। जो सुनकर गोस्ट किंग उसे देखता है और थकी हुई आवाज में कहता है कि तुम जा सकते हो। जो सुनकर सियाओ फैन चुपचाप बाहर निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो अचानक उसकी बॉडी रुक जाती है और उसे एक स्ट्रेंज स्मेल महसूस होती है, जैसे वो अचानक खून
खून के अथाह समुद्र में डूब गया हो और उसे सांस लेना मुश्किल लगता है और उसके कानों में तेज रंबलिंग सुनाई देती है, जो महसूस करते ही सियाओ फैन का चेहरा बदल जाता है। लेकिन अगले ही पल वो स्मेल गायब हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और पीछे से गोस्ट किंग पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर सियाओ फैन कुछ पल चुप रहता है और कहता है कि कुछ नहीं। इसके बाद वो चला जाता है और दरवाजा बंद होने के बाद सियाओ फैन अचानक पीछे मुड़कर उसे घूरता है और उसकी आंखों में कंफ्यूजन और सस्पिशन साफ दिखाई देता है। तो दूसरी तरफ गोस्ट किंग भी बंद दरवाजे को देखता रहता है और फिर वो वॉल के एक हिस्से को दबाता है और स्टोन वॉल हटकर एक सीक्रेट टनल दिखाई देती है और उसी टनल से ब्लड की तेज स्मेल बाहर आने लगती है। तो वही गोस्ट किंग उस टनल में चला जाता है और उसके पीछे स्टोन वॉल फिर से बंद हो जाती है। तो उधर सेंट्रल प्लेन्स में किन यून सेक्ट से कुछ दूरी पर एक सुनसान माउंटेन रेंज में दो फिगर्स लाइटनिंग की स्पीड से आसमान में भाग रहे थे, जिसमें से एक ब्लैक कपड़ों में आगे था और दूसरा ग्रे लाइट में उसका पीछा कर रहा था। तो वही ब्लैक फिगर बार बार डायरेक्शन बदलता है, लेकिन पीछे वाला हर मूव को फॉलो कर रहा था। लेकिन तभी ब्लैक कपड़ों वाला पर्सन अचानक रुकता है और पीछे घूमकर हवा में 5 बार अटैक करता है। लेकिन ग्रे फिगर वेपन को हवा में घुमाकर सभी अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है, जो देखकर ब्लैक कपड़े वाला पर्सन कहता है कि 9 कोल्ड आइस फ्रीजिंग थॉर्न सच में अमेजिंग वेपन है। तो दरअसल उसके सामने खड़ा पर्सन फैन शियांग वैली का सांग गुआन था और उसके हाथ में वही 9 कोल्ड आइस फ्रीजिंग थॉर्न था, जिससे 9 टेल्ड सेलेस्टियल फॉक्स भी डरती थी। जिस पर सांग गुआन कहता है कि शमन डीमन से ऐसी कॉम्प्लीमेंट मिलना आसान नहीं है। तो दरअसल उसके सामने वाला पर्सन ब्लैकवुड था, लेकिन अब सांग गुआन उसका पीछा कर रहा था। जिसके बाद ब्लैकवुड डीमन कहता है कि तुम मुझे मजबूरी में क्यों डाल रहे हो, जिस पर सांग गुआन जवाब देता है कि फैन शियांग वैली के मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर ब्लैकवुड कहता है कि तुम्हारा वैली मास्टर बहुत स्कीमिंग है और उसका असली मकसद शमन ट्राइब के सीक्रेट्स जानना है। जिस पर सांग गुआन कहता है कि सदर्न बॉर्डर इस समय केओस में है और पांचों ट्राइब्स के बीच डिसऑर्डर फैल चुका है, इसलिए फैन शियांग वैली को सिचुएशन संभालनी होगी। जिस पर ब्लैकवुड कहता है कि उसे शमन ट्राइब के हेवन फायर का सीक्रेट सच में नहीं पता। जिस पर सांग गुआन कहता है कि वे भी हेल्पलेस है और फिर 9 कोल्ड आइस फ्रीजिंग थॉर्न से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर ब्लैकवुड कहता है कि मैं लेडी और बिग ब्रदर के साथ नेदर वर्ल्ड में नहीं गया, क्योंकि मैं मरने से पहले इस दुनिया के अलग अलग रूप देखना चाहता हूँ। तो क्या इतनी छोटी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती? जो सुनकर सांग गुआन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और अटैक के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर जाती है, क्योंकि ब्लैकवुड की कोई शैडो नहीं थी। जो देखकर सांग गुआन तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत है और अगले ही पल वो उसके सामने पहुंचकर 9 कोल्ड आइस फ्रीजिंग थॉर्न से सीधा अटैक करता है और ब्लैकवुड की बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन दोनों हिस्से तुरंत ब्लैक गैसेस में बदलकर हवा में गायब हो जाते हैं। जो देखकर सांग गुआन समझ जाता है कि वो फिर ब्लैकवुड की डाइवर्शनरी टैक्टिक में फंस चुका है, इसलिए वो तुरंत चारों तरफ देखता है। तो वही नॉर्थ की तरफ भागता हुआ एक ब्लैकवुड दिखाई देता है, जो देखकर सांग गुआन ग्रे लाइट में बदल जाता है और उसका पीछा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाता है। तो वही किन्यून सेक्ट के अंदर आसमान बिल्कुल साफ था और हल्की हवा लुस्विकी के बालों को छूकर गुजर रही थी। लेकिन उसके मन में मास्टर शुई युई की आखिरी बातें लगातार चल रही थीं, जहां मास्टर ने उसे बताया था कि किन यून सेक्ट के पुराने सेक्ट लीडर एक खतरनाक सीक्रेट जानते थे और जूसियन एंशिएंट सोर्ड ईविल को खत्म करने की ताकत रखती थी। लेकिन अगर कोई अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर के साथ इसका इस्तेमाल करे तो सोर्ड की ईविल स्पिरिट धीरे धीरे उसके माइंड पर कब्जा कर सकती है और उसे क्रूअल और ब्लड थर्स्टी बना सकती है। और इसी वजह से पुराने सेक्ट लीडर अपने सक्सेसर को ये सीक्रेट बताते थे, ताकि अगर जरूरत पड़े तो सक्सेसर अपने टीचर को रोक सके। लेकिन डाओ सुवान ने सियाव यिकाई को यह सीक्रेट नहीं बताया था और मास्टर शुई युई को शक था कि या तो डाओ सुवान तब तक खुद सोर्ड की ईविल स्पिरिट से अफेक्टेड हो चुका था, या फिर उसे अपनी स्ट्रेंथ पर इतना भरोसा था कि वो मानता था कि वो इस बार भी इस कर्स से बच जाएगा। लेकिन अब तियान भुई भी गायब था और सुरु पूरी सिचुएशन में टूट चुकी थी। इसलिए मास्टर शुई युई ने लू सुइकी को ऑर्डर दिया था कि अगर उसे डाओ सुवान और तियान भुई नीचे कहीं मिले और पता चले कि दोनों के बीच फाइट हुई है, तो उसे उस पर्सन को एक सोर्ड स्ट्राइक में मारना होगा जिस पर डीमन स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है। तो वही लू सुइकी का मन भारी हो गया था, लेकिन वो जानती थी कि किन यून सेक्ट को बचाने के लिए उसे ये काम करना ही होगा। वो एक बार अपने पीछे मौजूद पहाड़ों को देखती है और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ये वही जगह थी जहां वह बड़ी हुई थी, जहां उसका रिस्पेक्टेड टीचर, उसके सीनियर और जूनियर सिस्टर्स थे और जहां उसकी जिंदगी की कई यादें जुड़ी थीं। लेकिन अब उसे नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है। सामने 2 रास्ते थे। एक बड़ा रास्ता सीधे हे यांग सिटी की तरफ जाता था, जबकि दूसरा छोटा रास्ता लंबे समय से सुनसान पड़ा था और जंगली घास से ढक चुका था। लेकिन तभी कुछ विलेजर्स लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए वहां से गुजरते हैं और एक बूढ़ा वुड कटर लुस्विकी को रास्ते के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि बड़ा रास्ता हे यांग सिटी जाता है, लेकिन दूसरा रास्ता कई साल पहले तबाह हो चुके एक विलेज की तरफ जाता है, जहाँ अब कोई नहीं रहता। जो सुनकर लुस्विकी को उस पुराने रास्ते को लेकर अचानक अजीब सा एहसास होता है और एक दूसरे वुड कटर की बात सुनकर उसे पता चलता है कि उस विलेज में कभी एक टेम्पल भी था जहाँ लोग मन्नत मांगने जाते थे। जो सुनकर लुस्विकी के अंदर सोई हुई एक पुरानी मेमोरी अचानक जागने लगती है और वो कुछ पल के लिए रुकती है और फिर उसी अबैंडन रास्ते की तरफ वापस मुड़ जाती है। और 10 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन कुछ यादें समय के साथ भी खत्म नहीं होती हैं। तो वहां पहुंचकर उसे विलेज के टूटे हुए घर, मॉस से ढकी सीढ़ियां और बिखरी हुई दीवारें दिखाई देती हैं और हर जगह ऐसी लगती है जैसे
जैसे जिंदगी यहाँ से हमेशा के लिए जा चुकी हो। और आखिरकार लुसुइकी उस टूटे हुए टेम्पल के सामने पहुंचती है। आसपास की घास तक उस जगह के पास नहीं उगी थी। जैसे पुरानी हेट्रेड और एनमिटी आज भी उसी जगह में जमा हो, जो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दरअसल ये ग्रास टेम्पल विलेज था और ये जगह बहुत पहले पूरी तरह मिट चुकी थी। तो वही लुसुइकी वहीं बैठ जाती है और 3 दिनों तक उसी जगह चुपचाप रहती है। और 3 दिनों तक वो दुनिया की जिम्मेदारियों और किन युन सेक्ट के संकट से खुद को दूर रखती है। लेकिन आखिरकार उसे वहां से जाना ही पड़ता है और वो आखिरी बार उस रूइंड विलेज को देखती है और फिर बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाती है। और उसी समय आसमान से एक व्हाइट चमक नीचे आती है और उसी के साथ लिटिल मंकी जमीन पर कूदता है। उसके पीछे सियाओ फैन भी वहां पहुंच चुका था। तो वही लिटिल मंकी खुशी से इधर उधर भागने लगता है, लेकिन सियाओ फैन विलेज के बीचों बीच खड़ा रहता है और उसकी आंखों में एग्जॉशन और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसके सामने वही टूटी हुई जगह थी जहाँ उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। और वो धीरे धीरे पुराने घरों के बीच से गुजरता है और आखिरकार एक छोटे से घर के सामने रुक जाता है। और यह वही घर था जहाँ कभी उसके माता पिता रहते थे। और इतने सालों बाद पहली बार वो खुद को रोक नहीं पाता और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है, अपना सिर घास पर रख देता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और दर्द से भरी उसकी आवाज निकलती है कि मम्मी पापा। और इस तरह सियाओ फैन अपने पुराने होम टाउन के सामने टूट जाता है। तो उधर हे यांग सिटी भी डीमन बीस्ट कैटास्ट्रोफी के बाद धीरे धीरे अपनी जिंदगी वापस पाने की कोशिश कर रही थी। और इसी सिटी के शंघाई गार्डन में एक बेहद खूबसूरत वुमन आती है और ये वुमन कोई और नहीं बल्कि सियाओ बाई थी, जो सदर्न बॉर्डर की घटना के बाद सियाओ फैन से अलग हो गई थी। और सियाओ बाई के अंदर ऐसी अट्रैक्टिव ब्यूटी थी कि टैवर्न में मौजूद लोग उसे देखकर कुछ पल के लिए बोलना तक भूल जाते हैं, जो देखकर सियाओ बाई को कोई हैरानी नहीं होती। और वो आराम से वेटर से खाना और एक प्राइवेट सीट मांगती है, जो सुनकर वेटर उसे ऊपर ले जाता है, जहाँ पर सियाओ बाई एक विंडो के पास बैठ जाती है और वो नोटिस करती है कि लोगों की जिंदगी तो वापस आ गई है, लेकिन उनके चेहरों पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। जो देखकर वो वेटर से डीमन बीस्ट कैटास्ट्रोफी के बारे में पूछती है, जिस पर वेटर बताता है कि इस कैलामिटी में 10 में से 9 घरों का सब कुछ बर्बाद हो गया है और लगभग हर परिवार ने किसी न किसी को खोया है और कॉमन पीपल के पास लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। लेकिन किन युन सेक्ट के इमॉर्टल्स ने ग्रेट डिवाइन माइट दिखाकर उस इविल बीस्ट को भगा दिया था और लोगों को फिर से नॉर्मल जिंदगी दी है। जो सुनकर सियाओ बाई के मन में सबड्यू डेविल केव का वो पर्सन याद आ जाता है, जो उसके सामने आखिरी सांस ले रहा था। और उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में सही और गलत का फैसला करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद सियाओ बाई खाने के साथ 10 पॉट्स ऑफ वाइन मंगवाती है, जो सुनकर वेटर हैरान रह जाता है और सोचता है कि शायद उसके फ्रेंड्स आने वाले हैं। लेकिन सियाओ बाई साफ कह देती है कि वो अकेली है और ये सारी वाइन उसी के लिए है। और थोड़ी देर बाद वो अकेले वाइन पीना शुरू करती है और एक के बाद एक कई पॉट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर नशे की जगह हल्की लालिमा और गहरी उदासी दिखाई देती है। और वो खुद से जैसे कहती है कि हमेशा अल्कोहल ही पर्सन को ड्रंक नहीं करता, कभी कभी दिल भी इंसान को नशे में रखता है। और तभी विंडो से बाहर देखने पर उसकी नजर एक व्हाइट कपड़ों वाली वुमन पर पड़ती है, जो कि लुसुइकी थी, जिसे देखकर सियाओ बाई के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और वो सोचती है कि लाइफ सच में अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर से भरी है। लेकिन तभी उसकी नजर सिटी के एक दूर के कॉर्नर पर जाती है, जहाँ एक फेमिलियर ब्लैक फिगर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है और उसके पीछे एक ग्रे फिगर उसका पीछा कर रहा होता है, जो देखकर सियाओ बाई तुरंत समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मली पीछा नहीं है। जिसके बाद वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ब्लैक फिगर ब्लैकवुड है और ग्रे फिगर सांगगुआन है, जिसकी वजह से सियाओ बाई के चेहरे पर एक मिस्चीवस स्माइल आ जाती है और उसे लगता है कि आज तो कोइंसिडेंस पर कोइंसिडेंस हो रहा है और अगर वो इस फन में शामिल नहीं हुई तो खुद के साथ भी इनजस्टिस होगा। यही सोचकर वो तुरंत शंघाई गार्डन से गायब हो जाती है। और पीछे टैवर्न में वेटर जब उसके कमरे को साफ करने आता है तो उसे सिर्फ एक इनगोट ऑफ सिल्वर, 6 खाली वाइन पॉट्स और बाकी 4 गायब पॉट्स दिखाई देते हैं। और उसी समय मेन स्ट्रीट पर लुसुइकी भी अचानक गायब हो चुकी होती है। लेकिन दूसरी तरफ सियाओ फैन के लिए यह जगह सिर्फ एक अबैंडन्ड विलेज नहीं थी। यहाँ की हर दीवार उसके बचपन की किसी याद को अपने अंदर छिपाए हुए थी। जिस रास्ते से वो चल रहा था उसी रास्ते पर कभी वो अपने पेरेंट्स के साथ चला था, जो सोचकर उसके कदम और भारी हो जाते हैं और उसे लगता है जैसे समय ने सब कुछ छीन लिया हो। और वो उस घर के सामने बैठा रहता है और उसके अंदर दबा दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आ जाता है। तो उधर लुसुइकी भी इसी जगह से कुछ ही समय पहले गुजर चुकी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से अनजान थे, जैसे किस्मत दोनों को फिर से करीब ला रही थी। तो दूसरी तरफ सांगगुआन भी ब्लैकवुड का लगातार पीछा कर रहा था, लेकिन ब्लैकवुड अचानक रुक जाता है और अपनी स्ट्रेंज टेक्निक से 5 यिन फायर्स निकालता है, जो देखकर सांगगुआन तुरंत अपनी 9 कोल्ड आइस फ्रीजिंग थॉर्न निकाल लेता है और 5 यिन फायर्स उसके सामने पहुंचते हैं। लेकिन वेपन उन्हें एक एक करके अपने अंदर खींच लेता है और कुछ ही पल में सारी फ्लेम्स बुझ जाती हैं, जो देखकर ब्लैकवुड भी सांगगुआन की स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करता है। लेकिन सांगगुआन का मकसद उसे मारना नहीं बल्कि उसे फैनशियांग वैली ले जाना था, क्योंकि वो चाहता था कि ब्लैकवुड उनके वैली मास्टर से मिले, क्योंकि सदर्न बॉर्डर में केओस फैल चुका था और
फैनशियांग वैली शमन ट्राइब के हेवन फायर से जुड़े सीक्रेट्स जानना चाहती थी, जिसकी वजह से ब्लैकवुड साफ समझ जाता है कि असली मकसद कुछ और है और वो अपनी पुरानी फ्रेंडशिप का हवाला देकर उसे छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन सांगवान भरोसा नहीं करता और अगले ही पल सांगवान को पता चलता है कि उसके सामने खड़ा ब्लैकवुड असली बॉडी नहीं है और उसका अटैक लगते ही वो फिगर ब्लैक गैसेस में बदलकर हवा में बिखर जाता है, जो देखकर सांगवान गुस्से से भर जाता है क्योंकि ब्लैकवुड उसकी आंखों के सामने फिर से उसे चकमा देकर भाग चुका था और दूर नॉर्थ की तरफ भागती उसकी असली फिगर दिखाई देती है, जो देखकर सांगवान बिना देर किए ग्रे लाइट में बदलता है और उसके पीछे फिर से जाने लगता है। और अब सियाओ बाई भी इस अनयूजुअल मुलाकात को दूर से नोटिस कर चुकी थी, लेकिन तभी रात के अंधेरे के बीच एक ब्लैक फिगर अचानक सिटी के अंदर दिखाई देती है और बिना कोई आवाज किए हवा में तैरती हुई सिटी से बाहर निकलकर साउथ की तरफ बढ़ने लगती है। और दोनों कोई और नहीं बल्कि ब्लैकवुड और सांगवान थे, जिनके बीच सदर्न बॉर्डर से सेंट्रल प्लेन्स तक पूरे एक दिन से लगातार पीछा चल रहा था। तो वही सांगवान की कल्टीवेशन बहुत डीप थी और उसके हाथ में 9 कोल्ड आइस फ्रीजिंग थॉर्न जैसा खतरनाक वेपन भी था, इसलिए ब्लैकवुड के लिए उससे बच निकलना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। और हर बार जब सांगवान उसे पकड़ने के करीब पहुंचता था तो वो किसी न किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपनी डायरेक्शन बदलकर बच निकलता था और अगर कोई दूसरा पर्सन होता तो शायद इतनी लंबी चेस के बाद हार मान चुका होता। लेकिन सांगवान फैनशियांग वैली मास्टर का ऑर्डर लेकर निकला था और उसे पूरा विश्वास था कि ब्लैकवुड को सदर्न बॉर्डर के एंशिएंट शमन हेवंस फायर का कोई बड़ा सीक्रेट पता है। और इस लगातार चेस का एक फायदा भी हुआ था क्योंकि हर बार ब्लैकवुड अपनी कोई नई स्ट्रेंज स्किल इस्तेमाल करता था और सांगवान उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता था और ये बात ब्लैकवुड भी अच्छी तरह समझ रहा था। लेकिन उसके पास भागते रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और हजारों माइल्स की इस चेस में उसने जितने भी ट्रिक्स और वो अपनी खास सेंसिटिविटी की वजह से तुरंत समझ जाता है कि वहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ यिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। और ये महसूस होते ही ब्लैकवुड अचानक हवा में मुड़ जाता है और तेजी से उस विल्डरनेस की तरफ भागने लगता है और जल्द ही उसके सामने एक पुराना मुर्दा घर दिखाई देता है जहाँ कभी लोगों के बॉडीज को दफनाने से पहले रखा जाता था। और ब्लैकवुड इसे देखकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि इतनी ज्यादा यिन एनर्जी वाली जगह उसके गोस्ट वे जैसी स्किल्स के लिए बेहद यूजफुल हो सकती थी। अगर यहाँ फ्रेश कॉर्प्सेस होते तो वो उन्हें कंट्रोल करके सांगवान को काफी परेशान कर सकता था, लेकिन अबैंडन्ड होने की वजह से यहाँ कोई नया कॉर्प्स नहीं था, इसलिए वो बिना देर किए उस डार्क और सुनसान मुर्दा घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन अंदर जाते समय उसके मन में एक छोटा सा सवाल जरूर आता है कि अगर यह जगह इतने लंबे समय से अबैंडन्ड है तो यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग यिन एनर्जी आखिर कहाँ से आ रही है। और अंदर इतना अंधेरा था कि आम इंसान को अपने हाथ तक दिखाई नहीं देते थे। लेकिन ब्लैकवुड के लिए यह डार्कनेस कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहाँ कई पुराने कॉफिन्स इधर उधर पड़े हुए थे, जो देखकर ब्लैकवुड तुरंत एक्शन लेता है और अपने हाथों से कुछ अजीब मेटल वेपन्स निकालता है जो देखने में नेल्स जैसे थे, लेकिन उनके ऊपर छोटे छोटे स्पाइक्स लगे हुए थे। और वो बिना किसी डायरेक्शन में देखे उन वेपन्स को अलग अलग कॉर्नर्स में फेंक देता है और जैसे ही आखिरी वेपन डार्कनेस में गायब होता है तो उसके पीछे से एक हल्की ब्लू लाइट निकलती है और उसी पल पूरे मुर्दा घर की यिन एनर्जी अचानक कई गुना बढ़ जाती है। और इसके बाद वो धीरे से हवा में उठता है और एक पुराने कॉफिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उस कॉफिन का कवर आधा खुला हुआ था, इसलिए ब्लैकवुड आसानी से उसके अंदर घुस जाता है और ऊपर पड़ा कवर वापस अपनी जगह खींच देता है। और कुछ ही देर बाद सांगवान मुर्दा घर के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, लेकिन ब्लैकवुड अंदर से उसे देख रहा था और उसे उम्मीद थी कि जैसे ही सांगवान 2 कदम आगे बढ़ेगा तो वो उसके बनाए यिन में फॉर्मेशन में फंस जाएगा। लेकिन वो एंट्रेंस पर ही रुक जाता है और बिना जल्दबाजी किए पूरे मुर्दा घर को ध्यान से देखने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस कॉफिन के अंदर नीचे पड़े एक पर्सन पर जाती है, जो देखकर ब्लैकवुड के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कॉफिन के अंदर उसके साथ पहले से ही एक इंसान मौजूद था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो इंसान मरा हुआ नहीं था बल्कि जिंदा था, क्योंकि ब्लैकवुड ने अंदर आते समय उसे बिल्कुल महसूस नहीं किया था, जो देखकर ब्लैकवुड की पूरी बॉडी पर गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं और वो ध्यान से उस पर्सन को महसूस करता है और जल्द ही समझ जाता है कि उसका हार्ट धीरे धीरे बीट कर रहा है, यानी वह सच में जिंदा है। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि उसके मुंह और नाक से ब्रीदिंग की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। और इतना स्ट्रेंज सीन देखकर ब्लैकवुड का माइंड कुछ देर के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। लेकिन तभी कॉफिन के अंदर अचानक एक बहुत हल्की आवाज होती है और इस छोटी सी आवाज को सांगवान भी तुरंत सुन लेता है और उसकी नजर उसी कॉर्नर पर टिक जाती है। लेकिन उसी समय ब्लैकवुड को महसूस होता है कि कॉफिन के अंदर अचानक एक स्ट्रेंज ईविल एनर्जी फैल रही है और वो एनर्जी इनविजिबल रोप्स की तरह पूरे कॉफिन को जकड़ लेती है और ब्लैकवुड अपनी पूरी स्ट्रेंथ के बावजूद हिल तक नहीं पाता, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि वो किसी बेहद पावरफुल फोर्स में फंस चुका है। और उसके नीचे पड़ा वो मिस्टीरियस मोटा पर्सन अचानक अपनी आंखें खोलता है और डार्कनेस में दोनों की नजरें जैसे ही मिलती हैं तो कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन तभी वो मिस्टीरियस मोटा पर्सन अचानक ब्लैकवुड की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और वो जानता था कि इस जगह की यिन एनर्जी नॉर्मल मुर्दा घर से कहीं ज्यादा है और ब्लैकवुड के लिए यह लोकेशन बहुत सूटेबल है। लेकिन तभी सांगवान अपनी पूरी बॉडी को ट्रू वे से प्रोटेक्ट करता है और धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वो
अचानक पीछे हट जाता है और उसके हाथ में 9 कोल्ड आइस फ्रीजिंग थॉर्न चमक उठता है और वो धीरे धीरे उस कॉफिन वाले कॉर्नर की तरफ बढ़ता है और तभी अचानक ऊंची आवाज में कहता है कि मुझे पहले से पता है, तुम इसी कॉफिन में छिपे हुए हो और अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं कॉफिन पर अटैक कर दूंगा। लेकिन तभी डार्कनेस के एक कॉर्नर से एक फेंट ब्लू डार्ट अचानक निकलती है और तेजी से सांगवान की बैक की तरफ बढ़ती है। तो वही सांगवान अपनी डीप स्किल्स की वजह से आसपास की हर मूवमेंट को महसूस कर सकता था। लेकिन ब्लैकवुड ने इस बार ऐसी चाल चली थी कि उस डार्ट ने आसपास की यिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को पूरी तरह छिपा लिया था, जिसकी वजह से सांगवान को उसका पता तब चलता है जब वो लगभग 3 चियाई दूर रह जाती है, जो देखकर सांगवान तुरंत आगे की तरफ कदम बढ़ाता है और उसी समय 9 कोल्ड आइस फ्रीजिंग थॉर्न उसकी बैक की तरफ घूम जाता है और एक तेज कोल्ड लाइट पूरे हाउस में फैल जाती है और आखिरी पल में वह डार्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि जैसे ही वो आगे कदम बढ़ाया था तो ब्लैकवुड का ट्रैप एक्टिवेट हो चुका था और हाउस के अलग अलग कॉर्नर से कई ब्लू लाइट्स चमकने लगती हैं और कई यिन डार्ट्स एक साथ सांगवान की तरफ अटैक कर देती हैं। और इतना ही नहीं, जो डार्ट वो अभी डिफ्लेक्ट कर चुका था वो भी हवा में एक आर्क बनाकर दोबारा उसकी तरफ लौट आता है, जो देखकर सांगवान तुरंत अपना वेपन घुमाता है और 9 कोल्ड आइस फ्रीजिंग थॉर्न की कोल्ड एनर्जी पूरे हाउस में फैल जाती है और इस फ्रीजिंग एनर्जी की वजह से यिन डार्ट्स की स्पीड कम हो जाती है और उनके ऊपर भी आइस जमने लगती है। और यही मौका पाकर सांगवान अपने वेपन से एक के बाद एक कई डार्ट्स को जमीन पर गिरा देता है, जो देखकर उसे लगता है कि उसने ब्लैकवुड का ट्रैप पूरी तरह तोड़ दिया है और वो हंसते हुए कॉफिन की तरफ देखकर उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन तभी उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकलती है और उसकी पूरी बॉडी पीछे की तरफ उछल जाती है, जो देखकर पता चलता है कि वो पहला ब्लू डार्ट अभी भी उसके पीछे छिपा हुआ था और सही समय का इंतजार कर रहा था। और कॉफिन के अंदर ब्लैकवुड और वो मिस्टीरियस मोटा पर्सन पूरी घटना को ध्यान से देख चुके थे, जो देखकर मिस्टीरियस मोटे पर्सन को भी सांगवान की कल्टीवेशन पर हैरानी होती है और वो कहता है कि ब्लैकवुड जिस तरह उन गोस्टली वेपन्स को कंट्रोल कर रहा है वो लेवल ऑफ कल्टीवेशन सच में रेयर है। जो सुनकर ब्लैकवुड पहली बार उसकी आवाज सुनता है और हैरान हो जाता है, लेकिन सामने वाले की वॉइस में हॉस्टिलिटी नहीं देखकर वो बिटरली हंसता है और फिर ब्लैकवुड उसे समझाता है कि शुरुआत में जो यिन डार्ट्स उसने ट्रैप के रूप में लगाए थे वे सच है, लेकिन आखिरी डार्ट उसका नहीं था। जो सुनकर मोटा पर्सन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन वो मोटा पर्सन बताता है कि अगर उसके पास इतनी हाई लेवल की स्किल होती तो वो खुद इस कॉफिन में ट्रैप्ड नहीं होता। तो उधर ब्लैकवुड भी धीरे धीरे उसकी सिचुएशन को समझने लगता है और उसे पता चलता है कि वो मिस्टीरियस मोटा पर्सन भी उसी कॉफिन में ट्रैप्ड है, लेकिन फर्क यह था कि उसकी पूरी बॉडी चैनल्स को एक और भी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंज फोर्स ने इम्प्रिजन कर रखा था, जो देखकर वो सोचता है कि अगर इस मोटे पर्सन को कंट्रोल करने वाली फोर्स इतनी पावरफुल है तो आखिर वो पर्सन कितना टेरिफाइंग होगा जिसने इसे यहाँ कैद किया है। और इसी सोच के बीच अचानक बाहर से सांगवान की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है और वो पूछता है कि आखिर कौन सा मास्टर इस जगह छिपा हुआ है और पीछे से अटैक करना किस तरह की हीरोइज्म है। जो सुनकर ब्लैकवुड और मिस्टीरियस मोटा पर्सन एक दूसरे को देखते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि सांगवान भी जान चुका है कि आखिरी अटैक ब्लैकवुड ने नहीं किया था। लेकिन तभी ऊपर रूफटॉप से एक बहुत प्लेजेंट और मॉकिंग फीमेल वॉइस सुनाई देती है और वो सांगवान का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुमने खुद कहा था कि कोई डेविल की तरह खेल रहा है, इसलिए अब तुम्हें पता चल गया होगा कि असली डेविल कौन है। जो सुनकर सांगवान तुरंत ऊपर देखता है और उसकी एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि रूफटॉप पर बैठी वो मिस्टीरियस लेडी कोई और नहीं बल्कि सियाओ बाई थी। लेकिन अब इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।